विद्यार्थियों, इस क्लास में हम आज अध्ययन करेंगे प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार एवं नाटककार भीष्म साहनी के नाटक कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक महाकवि कबीर के जीवन पर तैयार किया गया एक नाटक है, जिसमें कबीर के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को संक्षेप रूप में एक नाटक के रूप में नाटककार ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और उसने उस प्रयास में वह सफल भी रहा है। नाटक के कथानक की शुरुआत कबीर के जीवन से होती है। कबीर जो कि नीमा और नीरू का बेटा है, लेकिन वह उनका अपना बेटा नहीं है, बल्कि उन्हें गंगा के किनारे पड़ा मिला था। ऐसी किंवदंती है, ऐसी मान्यता है कि वह गंगा के किनारे किसी ब्राह्मणी ने छोड़ दिया था, क्योंकि वह अविवाहित ही उस बच्चे की माँ बनी थी और लोक लाज के डर से वो कबीर को वहाँ छोड़कर चली गई। नीमा और नीरू ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे अपने बेटे की तरह रखा, उसका विवाह किया। वो चाहते थे कि कबीर उनके काम में, क्योंकि वो जाति से जुलाहा थे और जुलाहे का काम ही कबीर से भी करवाना चाहते थे कि बेटा उनका सहारा बने, उनके काम में हाथ बटाए, उनका साथ दे। तो उस हाथ बटाने, उस साथ देने में कबीर का ध्यान कभी भी नहीं था। वो अपने माता पिता का काम करते अवश्य थे, लेकिन उनका ज़्यादातर समय था वो ब्राह्मणों, मुल्ला मौलवियों, पंडितों, महंतों, मठाधीशों इत्यादि से बातचीत करने, उन पर व्यंग्य करने, उनको तरह तरह से उनसे प्रश्न पूछने इत्यादि में ही उनका समय चला जाता था। उनके मन में अनेक अनेक तरह के प्रश्न उठते रहते थे और उन प्रश्नों के जवाब जब वो उन धर्म के ठेकेदारों से करते और उनसे जब कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो कोई न कोई व्यंग्य उन पर कर देते थे। और इसी तरह वो आम जनता को भी समझाते रहते थे, उनको कहते रहते थे और अपनी जो बनाई हुई कवित हैं, दोहे हैं, पद हैं, वो स्वयं गाते, दूसरों को भी सुनाते, उन्हें भी गाने के लिए प्रेरित करते। तो तत्कालीन काशी का जो वातावरण था, वो धार्मिक उन्माद का वातावरण था, जहाँ हिंदू, मुसलमान सब लोग रह रहे थे। सिकंदर लोधी का शासन था और एक तरह से कहें कि धार्मिक वातावरण जो था, वो किसी भी तरह से शुद्ध नहीं था। दोनों ही धर्म और दोनों ही धर्मों में जितने भी संप्रदाय थे, वो सारे केवल अपने अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए थे और ये स्वार्थ पूर्ति कबीर को किसी भी तरह से अच्छी नहीं लगती थी। कबीर उस पर व्यंग्य कर देते, कबीर उसका विरोध कर देते और इसी विरोध के कारण एक बार काशी के पंडितों ने उन्हें गंगा में डुबोकर मारने की योजना भी बनाई, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। उनका झोंपड़ा जला दिया गया, लेकिन वो तब भी बच गए। कबीर अपने विचारों को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे। वो कहते थे कि ईश्वर एक है और उसका ना कोई आकार है, ना कोई प्रकार है, ना रंग है, ना रूप है, वो हर जीव में समाया हुआ है। हर जीव के अंदर है, हर जगह है, हर तत्व में है, हर कण में वह परम शक्ति, वह परम सत्ता विद्यमान है। उसे मन से अपने अंदर अनुभव किया जा सकता है और जो उसे अनुभव कर लेता है वह उसे मिल जाता है। इस तरह के विचार जब कबीर जनता के सामने रखता है, लोगों के सामने रखता है, तो जो गरीब जनता है, जो त्रस्त है अपने उन बड़े हुक्कामों से, पंडे पुजारियों से, मुल्ला मौलवियों से, वो उसके समर्थन करती है, वो उसका साथ देती है, उसकी बात को सुनती है। लेकिन जिनका इससे अहित होता है, जिनको लगता है कि उनके विचारों पर प्रहार हो रहा है, उनके विचारों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, वे लोग कबीर का कड़ा विरोध करते हैं। उसे कोड़े मारते हैं, उसे जेल में डाल देते हैं। अनेक तरह की घटनाओं को नाटक में शामिल किया गया है। इस प्रकार नाटक का कथानक धीरे धीरे आगे बढ़ता है।
नाटक में जो पात्र दिखाए गए हैं, उनमें कबीर, कायस्थ, नूरा, महंत, लोई, रैदास, धन्ना, बशीरा, नीमा और नीरू, इन सब पात्रों में जो वार्तालाप है, उस वार्तालाप से यही ज़ाहिर होता है कि कबीर, उसके साथी रैदास, सैना और बशीरा, नूरा, ये सब कुछ अलग प्रवृत्ति के लोग हैं और दूसरी तरफ सारे लोग इनको समझाना चाहते हैं, इनको बताना चाहते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं वो किस तरह से अनुचित है। लेकिन ये अपनी मर्जी के मालिक हैं, मस्त मौला है, फक्कड़ हैं। इन्हें जो अच्छा लगता है वही करते हैं। जब इनकी आवाज़ को दबाए जाने की कोशिश की जाती है, जो इनके पद गाता है, उन्हें बुरी तरह से मारा-पीटा जाता है, तब ये सत्संग करने की बात करते हैं और स्वयं नाटकों पे स्वयं चबूतरों पर या नुक्कड़ों पर इस तरह के कुछ सत्संग के नाम पर आयोजन करने की बात सोचते हैं। तो अनेक प्रकार से ये अपने कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, संचालन करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। नाटक का कायस्थ नाम का जो पात्र है, वो कायस्थ नाम का पात्र है, वह भी कबीर को समझाता है, कबीर को बताता है कि ईश्वर ने उसे एक प्रतिभा दी है, उस प्रतिभा से वो उच्च श्रेणी की कविता करे, उसको बेकार के इस खंडन-मंडन में अपनी शक्ति को ना लगाए और राज्य की और ईश्वर दोनों की कृपा प्राप्त करे। लेकिन कबीर का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। शहर का कोतवाल है जो अपने आप को बड़ा हुक्काम समझता है और हुक्काम समझने के कारण वह हर बात को सोचता है, परखता है और फिर उस पर कोई कार्रवाई करने की सोचता है। वह नया-नया शहर में आया है, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए, किस को किस जाति में, किस श्रेणी में माना जाए, वो जातियाँ, वो तिलक लगाना, अनेक तरह की हिंदुओं में जो उपजातियाँ बनी हुई हैं, वो सारी चीज़ें उसके समझ में नहीं आती और वह कायस्थ नाम के पात्र से इन सब की जानकारी लेना देता है। एक-एक चीज़ को वो देखना और परखना, समझ लेना चाहता है। तो इस प्रकार से इन पात्रों के माध्यम से, कबीर के जीवन के माध्यम से, कबीर के जो विचार हैं, कबीर की जो भावनाएँ हैं, कबीर के जो उपदेश हैं, उनको तो नाटककार लोगों तक पहुँचाने में सफल रहा ही है। साथ ही साथ उन्होंने जो समाज में असहिष्णुता का वातावरण था, जो असामाजिकता का वातावरण, जो धार्मिक उन्माद का वातावरण, जो सांप्रदायिकता का वातावरण बना हुआ था, उस पर भी एक तरह से प्रहार करने की कोशिश की है। नाटक में कबीर का जो रूप सामने आता है, वो एक समाज सेवक, समाज सुधारक का रूप सामने आता है। कबीर अपने पदों के माध्यम से, अपने कवित्व के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से लोगों में जागृति फैलाने की कोशिश करते हुए दिखाए गए हैं। वह कोई भी ऐसा काम उसमें नहीं दिखाया गया है, कबीर ने ऐसा कोई काम अपने जीवन में नहीं किया जिससे कि धार्मिक वातावरण बिगड़े। उन्होंने खाली उपदेश दिए हैं और उनके उपदेशों को ही के ही कारण कुछ लोगों ने उनसे वैर भाव ले लिया और इसी चीज़ का सफल चित्रण भी नाटककार भीष्म साहनी ने अपने नाटक में किया है। नाटककार ने यह दिखाने की पूरी कोशिश की है कि किस तरह से कबीर का व्यक्तित्व एक समाज सुधार का व्यक्तित्व है, कबीर का व्यक्तित्व एक समाज का हित चिंतक का व्यक्तित्व है और किस तरह कबीर समाज का हित करना चाहते हैं, किस-किस प्रकार से, कौन-कौन से वो कार्य करते हैं। कबीर का व्यंग्य नाटक में इतना तीखा बन पड़ा है कि जिसे पढ़ करके उस व्यंग्य को सुन करके जो भी कबीर का समर्थक है, वो उन्हें शाबाशी दिए बिना नहीं रह सकता। कबीर है, वो हर किसी से हर तरह का सवाल जो भी उनके मन में आता है, वो पूछ बैठते हैं। वो उनसे वो सवाल, वो बात, वो जानकारी ले लेना चाहते हैं, वो जानकारी कर लेना चाहते हैं कि उनके मन में क्या है इस प्रश्न के बारे में।
जैसे वो एक पंडित से, ब्राह्मण से ये सवाल कर लेते हैं कि आप एक तरफ तो इस व्यक्ति पर कोड़े बरसा रहे हो और दूसरी तरफ आप राम का नाम ले रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, और भगवान का नाम और कोड़े दोनों एक साथ साथ कैसे हो सकते हैं। इस पर वह ब्राह्मण बिगड़ जाता है, बड़ा क्रोधित हो जाता है। तब कबीर वहीं अपना दूसरा सवाल भी दाग देते हैं। वो कहते हैं कि आपने तिलक लगा रखा है, माला आपने पहन रखी है, तो क्या आप जब अपनी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए थे तब भी तिलक लगाकर ही उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार उनका व्यंग्य है वो बड़ा ही तीखा है, जो सामने वाले के सीधा हृदय में लगता है, हृदय में चुभता है और उसे तार तार करने वाला है। तो नाटककार अपने इस नाटक के उद्देश्य में, उस जो उद्देश्य वो लेकर चला है, जो वो इस नाटक में दिखाना चाहता है, उस उद्देश्य में वो पूरी तरह से सफल रहा है। नाटक की चर्चा की जाए, उसकी समीक्षा की जाए नाटक के तत्वों के आधार पर, तो नाटक का पहला तत्व है कथा वस्तु। कथा वस्तु नाटक की कथा एक ऐतिहासिक कथा है, सत्य घटना है कि एक इतिहास प्रसिद्ध महाकवि कबीर इस संसार में अवतरित हुए थे, और उनके अवतरण होते ही, संसार में आते ही उनकी माता ने उनको त्याग दिया था। नीमा और नीरू नाम के एक जुलाहा दंपत्ति ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, अपना बेटा स्वीकार किया, और जब वो बड़े हुए तो बड़े ही फक्कड़ किस्म के व्यक्ति बने। नाटक का कथानक एकदम सुगठित और सरल सहज है। कथानक छोटा है, नाटक है वो 3 अंक और 9 दृश्यों का है, जो कि नाटक के लिए माना जाता है कि नाटक है वो अधिक बड़ा या बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए, तो उसके अनुसार इसका कथानक है वह उचित है। कथानक में कहीं भी शिथिलता नहीं है, उसमें गति है, प्रवाहमान है वो, और एक अपनी ही गति से, अपनी ही लय में चलने वाला कथानक हमें दिखाई देता है। कबीर के जीवन के को नाटककार ने अपने इस छोटे से कथानक के अंदर इस तरह से सुगठित रूप से पिरोया है कि उनके जीवन का हर एक भाग उन्होंने अपने नाटक में दिखा दिया है। कबीर बाजार में कपड़ा लेकर जाते हैं, लेकिन वो कपड़ा न बेच करके अपने कवित गाने लगते हैं, लोगों के झगड़ों में उलझने लग जाते हैं, उनसे बहस करने लग जाते हैं, तरह तरह के प्रश्न उनसे करने लग जाते हैं, जिसके कारण उनका जो काम है कपड़ा बेचने का वो रह जाता है, और उसकी जगह वो कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। और नया वो बखेड़ा खड़ा करने का कारण है, वो है उनके मन में उठने वाले वो प्रश्न, उनके मन को कचोटने वाले वो प्रश्न जो उनके मन में उठते रहते हैं, समाज में छाई विद्रूपताओं, विसंगतियों को देखकर उठने वाले उनके प्रश्न। और इन्हीं प्रश्नों के कारण उनका जो क्रियाकलाप है, उनकी जो वार्ता है, उनकी जो प्रतिभा है, उनको लेकर इस सारे कथानक का ताना बाना लेखक ने बुना है। कथानक की दृष्टि से यदि हम देखें इस नाटक को, तो नाटक कथानक की दृष्टि से सफल है, क्योंकि कथानक छोटा है, संक्षिप्त है, अति दीर्घता इसमें नहीं है, वह रोचक है, सुगठित है, प्रवाह में है, उसमें गतिशीलता है, कहीं भी कथानक में स्थिरता दिखाई नहीं देती है। कथानक को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि कथानक कहीं स्थिर हो गया है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, या नाटककार ने नाटक लिखने में कहीं चूक की है जिसके कारण कथानक स्थिर लग रहा है। बल्कि कबीर के जीवन की हर एक महत्वपूर्ण घटना को उसमें शामिल किया गया है। दूसरा इसका जो तत्व है
वो है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र या चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें तो हम ये देखते हैं कि नाटक जैसी विधा है वो बिना पात्रों और बिना चरित्रों के संभव नहीं हो सकती। लेकिन यदि नाटककार ऐसा करे कि उसमें अत्यधिक पात्रों का समावेश कर दे तो फिर वह एक सफल नाटक नहीं कहला सकता। और कहीं उसमें बहुत ही कम पात्र हों तो भी कई बार वह दर्शकों के पसंद नहीं आता है। जहाँ तक अधिक पात्रों की बात की जाए तो अधिक पात्र होने के कारण नाटक का जो कथानक है वो दर्शकों के, पाठकों के समझ से बाहर हो जाता है। वो उसे समझ नहीं पाते कि नाटककार कहाँ क्या कहना चाहता है, कौन से पात्र का किस पात्र से क्या संबंध है। लेकिन आलोच्य नाटक की बात करें, आलोच्य नाटक में हम देखते हैं कि उसमें दो तरह के पात्र हैं। पहले जो उसका मुख्य पात्र है जिसमें कबीर, कायस्थ, नूरा, महंत, इनको इसके प्रमुख पात्रों में गिना जा सकता है। दूसरे इसके पात्र है जो गौण पात्र हैं जिसमें रैदास, पीपा, सैना, बशीरा इत्यादि। प्रत्येक नाटक के अंदर दो तरह के पात्र हमें देखने को मिल जाते हैं जिसमें एक मुख्य और एक गौण प्रकार के होते हैं। आलोच्य नाटक में भी नाटककार ने इसी तरह से इसमें पात्र योजना की है जिसमें कबीर, जिसके इर्द गिर्द कथानक का सारा ताना बाना बुना गया है, वो इसके मुख्य पात्र हैं। कायस्थ, नूरा और महंत भी इसके मुख्य पात्रों में गिने जाते हैं क्योंकि कायस्थ है वो हर तरह से सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हुए हमें दिखाई देता है। वही कोतवाल को बताता है कि कौन सा किस जात का है, कौन सा किस बिरादरी का है, लेकिन उसकी भाषा में हम देखते हैं कि संयम है। वह बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी तरह का उसमें मिलावट किए अपनी बात कहता है। दूसरी तरफ जब उसका वार्तालाप होता है कबीर से तो कबीर को भी वह इसी तरह से समझाने की कोशिश करता है। कबीर को भी वह समझाता है कि तुम इस तरह से अपनी इस प्रतिभा को व्यर्थ मत गवाओ, भगवान ने तुम पर कृपा की है और तुम इसका पूरी तरह से सदुपयोग करो। तुम खंडन मंडन की अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ो और कोई उच्च श्रेणी की कविता, उच्च कोटि की कविता लिखो जिससे तुम्हारा भी भला हो, तुम्हारे परिवार का भी भला हो। तीसरा जो इसमें पात्र महंत का पात्र है, महंत है जो जिसके पात्र को देखकर हमें ये लगता है कि वह धार्मिक उन्माद को भड़काने वाला है। उसमें ऊंच नीच का बड़ा भेदभाव है, अपने आप को वह बड़ा ही महंत मानता है, बड़ा बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति मानता है। दूसरी तरफ जहाँ पर मठ बनाया जा रहा है उसके सामने डोम जाति के लोगों की बस्ती है जिसे वह उठवाना चाहता है। वो चाहता है कि ये नीचे लोग हैं और इन नीचे लोगों को मठ के सामने नहीं रहना चाहिए। इस तरह से इन तीनों के चरित्र को नाटककार ने विशिष्टता के साथ, विस्तार के साथ नाटक में उकेरा है, विशेषतया कबीर के चरित्र को। इसी तरह से जो गौण पात्र है जिसमें रैदास, पीपा, सैना और नीमा और नीरू, लोई, उनके चरित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। नीमा और नीरू चूँकि माता पिता हैं कबीर के, वो उनके सगे पुत्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके चरित्र में देखते हैं कि किस तरह से कबीर की माता, जो उसकी असली माँ नहीं है, वास्तविक माँ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके मन में कबीर के प्रति कितनी ममता है, कितना प्रेम वह करती है। और जब उसके मित्र उसके पास आते हैं उससे मिलने के लिए, कबीर से मिलने के लिए, तो वह उनसे भी यही कहती है कि मेरे कबीर को तुम समझाओ कि वो व्यर्थ के इन झगड़ों में ना पड़े, लोगों के साथ ना भिड़े ना लड़े। इस तरह की जो बातें हैं उनसे उनके चरित्र का उद्घाटन होता है।
कि उनका चरित्र है वो कितना उज्ज्वल है। पात्रों की संख्या सीमित है और उनका वर्गीकरण भी हुआ है गौण पात्र और मुख्य पात्रों के रूप में। तो इस तरह से पात्र या चरित्र चित्रण के आधार पर भी नाटक को सफल कहा जा सकता है। तीसरा तत्व है कथोपकथन या संवाद का। नाटक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसके कथन, उसका संवाद, क्योंकि बिना संवाद के कोई भी नाटक है वो संभव नहीं है। नाटक में संवादों का होना आवश्यक है। बिना संवाद नाटक नहीं लिखा जा सकता, नाटक नहीं हो सकता, क्योंकि नाटक में अनेक पात्र दिखाए जाते हैं और उन पात्रों के आपस में जो वार्तालाप है वही उनके संवाद कहलाते हैं। नाटक में संवादों के लिए अनेक विशेषताएं होनी, अनेक गुणों का होना अपेक्षित है। और देखते हैं हम कि आलोच्य नाटक कबीरा खड़ा बाजार में भी नाटककार भीष्म साहनी अपनी इस कार्य को पूरी कुशलता के साथ करते हैं। कथोपकथन है, उसमें जो पहली विशेषता है वो इसके जो कथोपकथन है वो कथानक को गति प्रदान करने वाले हैं। गति प्रदान करने वाले कथन या संवाद नाटककार ने लिखे हैं। ऐसे जो कथोपकथन है, ऐसे संवाद हैं जो कथानक में प्रवाह लाते हैं, उसको उसमें सुदृढ़ता लाते हैं, सहजता लाते हैं, सरलता लाते हैं। छोटे छोटे संवादों के माध्यम से लेखक ने कथानक को आगे बढ़ाया है और कथानक का विकास इन्हीं संवादों के माध्यम से, इन्हीं गढ़े हुए सुगठित सरल सुसंगठित संवादों के माध्यम से हुआ है। क्योंकि संवाद छोटे, सुगठित, रोचक और कथानक को आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए, ये उन संवादों की पहली विशेषता होती है और इसमें लेखक सफल रहे हैं। दूसरी जो कथोपकथन की संवादों की विशेषता है वो है चरित्रोद्घाटन की क्षमता। चरित्रोद्घाटन की विशेषता, चरित्रोद्घाटन की विशेषता या चरित्रोद्घाटन की क्षमता नाटक के संवादों में होनी चाहिए। आलोच्य नाटक के संवादों को पढ़ने से हमें यह ज्ञात होता है कि नाटक का प्रत्येक संवाद है वो उसके चरित्रों के उद्घाटन में की अपनी पूरी क्षमता के साथ आए हैं। हम चाहे किन्हीं भी पात्रों के बीच का संवाद ले लें, वह चाहे कायस्थ और कोतवाल के बीच का संवाद हो, वह चाहे महंत और कोतवाल के बीच का संवाद हो, वह चाहे मौलवी और कोतवाल के बीच का संवाद हो, किसी भी पात्र के बीच का संवाद हम ले लें, उन सभी में हम ये देखते हैं कि जो पात्र जो संवाद बोल रहा है उनसे उनके चरित्रों का पता चल रहा है, उनके विचारों का, उनकी भावनाओं का पता हमें चलता है। कोतवाल है वो किस तरह का आदमी है, महंत है वो किस तरह का आदमी है, कबीर है वो किस तरह के व्यक्ति हैं, या मौलवी है वो क्या चाहता है, किस तरह का व्यक्ति है, ये उनके संवादों से ही पता चलता है। तो चरित्रोद्घाटन की दृष्टि से भी संवाद सफल संवाद है। अगली संवादों की विशेषता है कि वो संक्षिप्त हों, सरल, रोचक और सादगीपूर्ण हों। उनकी विशेषता संक्षिप्तता, रोचकता और सटीकता की संवाद है वो सरल, रोचक, सादगीपूर्ण, संक्षिप्त और सटीक हो। ऐसे संवाद होते हैं, वो संवाद जितने संक्षिप्त होते हैं उससे जब नाटक को प्रदर्शित किया जाता है तो उस पात्र को जो भूमिका अदा कर रहा है उसे किसी तरह की दिक्कत
नहीं होती, कठिनाई नहीं होती, और दूसरा जो दर्शक उसे देख रहे हैं उन्हें भी वो है बात सारी आसानी से समझ में आती है। इस दृष्टि से हम देखें तो कबीरा खड़ा बाजार के संवाद है वो उत्तम संवाद है, क्योंकि कहीं भी लेखक ने किन्हीं भारी भरकम संवादों का उपयोग नहीं किया है। छोटे, सरल, सहज, प्रवाह में उचित शैली के जो संवाद है उन्हीं का प्रयोग लेखक ने अपने नाटक में किया है। सादगी और संक्षिप्तता की दृष्टि से देखा जाए तो नाटक के संवाद उचित प्रतीत होते हैं। अगली संवादों की विशेषता है सोद्देश्यता। सोद्देश्यता जिस तरह से नाटक का अपना उद्देश्य होता है, उपन्यास का अपना उद्देश्य होता है, कहानी का अपना उद्देश्य है, काव्य का अपना उद्देश्य है, वैसे ही नाटक के संवादों की भी अपनी एक विशेषता होती है कि उन संवादों के अंदर उद्देश्य होना चाहिए। नाटक के जो भी संवाद बोले जा रहे हैं उनमें कोई न कोई उद्देश्य हो, वो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हों। बिना उद्देश्य के कहे गए संवाद, बिना उद्देश्य के रखे गए संवाद है वो नाटक की गरिमा को कम कर देते हैं, वो नाटक को हानि पहुंचाते हैं, उसकी हर तरह से उसके विकास में बाधा डालते हैं, उसके कथानक को आगे नहीं बढ़ने देते। इस प्रकार इस दृष्टि से यदि हम देखें तो आलोच्य नाटक एक सफल नाटक है, क्योंकि उसके संवाद हैं, उन संवादों के अंदर सउद्देश्यता है। एक एक बात को लेखक ने बड़ा सोचकर, समझकर और गंभीरता के साथ लिखा है। कबीर का प्रत्येक संवाद इसी तरह का संवाद है, वो जो भी बोलते हैं बड़ा सउद्देश्य बोलते हैं। कबीर के अतिरिक्त जितने भी पात्र इसमें दिखाए गए हैं वो सभी पात्र हैं, उनके संवाद हैं वो उद्देश्यपूर्ण है। बिना उद्देश्य के किसी भी पात्र का कोई भी संवाद दिखाई नहीं देता है। तो सोद्देश्यता का गुण होने के कारण कथोपकथन का ये गुण भी हमें इस नाटक में पूरी तरह से दिखाई देता है। अब है संवादों की भाषा कैसी होनी चाहिए, उसकी शैली कैसी होनी चाहिए। तो संवादों की भाषा सरल, सहज एवं व्यावहारिक। आलोचक ये मानते हैं कि संवादों की भाषा है वो सरल, सहज एवं व्यवहारिक भाषा होनी चाहिए, उसमें दुरूहता नहीं होनी चाहिए, कठिन भाषा का संवादों में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और इसलिए हम देखते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के संवाद है उनकी भाषा भी सरल है, सहज है, भावानुकूल और प्रसंगानुकूल है, क्योंकि जिस भाषा का, जिस काल का चित्रण लेखक ने किया है उस काल के अनुसार ही उनकी भाषा भी उन्होंने रखी है। विद्यार्थियों, ये तो थी 5 जो विशेषताएं, वो थी कथोपकथन या संवाद की विशेषताएं। अगली जो नाटक के तत्वों की विशेषता है वो है उसकी भाषा शैली। भाषा शैली, भाषा शैली के बारे में जैसा कि हमने अभी विचार किया कि नाटक की भाषा शैली है वो उसके प्रसंगों के अनुकूल, भावों के अनुकूल होनी चाहिए, और जिस काल का, जिस समय का, जिस वातावरण का वर्णन किया जा रहा है भाषा शैली उसी के अनुसार होनी चाहिए, उससे अलग उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय भाषा नहीं होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से जब हम कबीरा खड़ा बाजार को देखते हैं तो उसमें तात्कालिक समय, कबीर का जो काल था उसी काल के अनुसार उस काल का चित्रण किया गया है, उस काल की भाषा शैली को लेखक ने अपनाया है, जिसमें अरबी, फारसी या उर्दू के शब्दों की बाहुल्यता है। वो बाहुल्यता कुछ हद तक हमें इस नाटक की भाषा में भी नज़र आती है। भाषा बोलचाल की सहज भाषा है, उसमें दुरूहता कहीं भी दिखाई नहीं देती है। उर्दू, अरबी, फारसी के उन शब्दों को नहीं लिया गया है जो भारी भरकम है, जो आम लोगों के समझ में आने वाले नहीं हो, बल्कि
केवल प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग लेखक ने किया है। अगली तत्व है उसका उद्देश्य। प्रत्येक रचना का कोई न कोई उद्देश्य होता है। इस बात पर हम ज़िक्र कर चुके हैं कि हर रचना है वो सो उद्देश्य होती है, उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। और इस नाटक का भी लेखक का अपना उद्देश्य है। समाज में जो विद्रूपताएँ आ गई है, जो असामाजिकता आ गई है, उन सब का चित्रण करना लेखक का उद्देश्य रहा है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति भी नाटक कर रहा है। अगली तत्व है इसकी, वो है वातावरण। वातावरण की दृष्टि से हम अगर देखें तो वह एकदम से ऐसा वातावरण है जो जिस काल का चित्रण लेखक ने किया है। यह कबीर का काल है जब सिकंदर लोधी का शासन था भारत के ऊपर, और उस समय हिंदू और मुसलमान सारे ही एक धार्मिक उन्माद का वातावरण बनाए हुए थे। हर जगह पर मारकाट और युद्ध की स्थिति बनी रहती थी। दोनों ही कौम एक दूसरे से बड़ी डरी सहमी रहती थी। धार्मिक सद्भावना का पर्याप्त अभाव था। पाखंड अंधविश्वास चारों तरफ व्याप्त थे। और काशी का जैसा वातावरण उस समय साहित्य इतिहास में मिलता है, वैसा ही चित्रण लेखक ने भी किया है। अंतिम नाटक का तत्व है अभिनेता। और अभिनेता की दृष्टि से अगर देखें तो हम ये पाते हैं कि नाटक एकदम से उन तत्वों की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरता है, क्योंकि अभिनय उसी नाटक का किया जा सकता है जो अभिनेता की दृष्टि से सुरक्षित हो, उसके अनुसार हो, उसकी सीमा बहुत ज़्यादा बड़ी या बहुत कम ना हो। इस आलोच्य नाटक में हम देखते हैं कि संपूर्ण कथा है वो 3 अंक और 9 दृश्यों में विभक्त है। और इतनी सीमा है वो उचित मानी जाती है कि 3 अंकों तक का जो नाटक है वो अभिनेता के लिए, अभिनय करने के लिए, मंच पर प्रदर्शित करने के लिए एकदम से उचित है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अध्ययन किया भीष्म साहनी का नाटक कबीरा खड़ा बाजार में। अगली क्लास में हम अध्ययन करेंगे एकांकी साहित्य का।